वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विवाह टॉपिक के ऊपर आज ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में बताया था। सेकेंड वीडियो में हम विवाह के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्मेट में होने वाले हैं और MCQ फॉर्मेट के द्वारा ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाने की प्रयास की जा रही है। ठीक है, आप लोग जब ये पूरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद क्या करना, आपके पास जो भी मुख्य सेविका की बुक होगी आप उसमें से जाके विवाह के प्रकार टॉपिक को जाके देखना। ठीक है, और साथ ही हिंदू विवाह के प्रकार इस टॉपिक को भी, चूँकि मैं कल कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इस टॉपिक को भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब जो भी बुक में होगा, दिया हुआ होगा, किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश, आपको समझ में आने लगेगी अब। ठीक है, बिना किसी टीचर की सहायता से आप खुद ब खुद बहुत अच्छे से समझने लगे होगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना, पूरी एकदम लास्ट तक देखना है। ठीक है, बीच से छोड़ के जाओगे फिर समझ नहीं आएगी और फिर भटकते रह जाओगे। तो जहाँ शुरू किए हो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। देखो याद रखना, जब भी गेमी, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक सेकंड में ये ले लेता हूँ, गेमी। ठीक है, गेमी जो होता है ना, ये पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? पत्नी के लिए। और येंड्री जो है, येंड्री शब्द जो है पति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे, गेमी शब्द पत्नी के लिए और येंड्री शब्द पति के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक और चीज़ याद रखना, मोनो और पॉली। मोनो मतलब एक, ठीक है, और पॉली मतलब एक से अधिक। तो यह बोलता है कि जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, यानी एकल पत्नी विवाह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का क्या होता है मोनो और पत्नी का गैमी, यानी क्या हो जाएगा मोनोगैमी। समझ में आ रही है? इस विवाह को हम क्या बोलेंगे, मोनोगैमी विवाह। चलो समझ में नहीं भी आई हुई तो ऐसे कई क्वेश्चन है अभी आगे, वहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। यानी एक पुरुष है मेन और वो कई स्त्रियों से विवाह कर रहा है। जैसे मान लो ABC, ये 3 स्त्रियां हैं और इन सब से अकेले शादी कौन किया है, M। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, इसके 3 पत्नी है ना, तो पहले पत्नी के लिए क्या हो जाएगा गेमी, और एक से अधिक है इसके लिए क्या हो जाएगा पॉली होगा ना। अभी मैंने बताया ना, एक से अधिक के लिए क्या बोलेंगे पॉली, और पत्नियों के लिए क्या बोलेंगे गेमी, यानी पॉलीगेमी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक स्त्री कई पुरुष से विवाह करती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, वोमेन। वोमेन, अब इसके मान लो कि 3 4, एक ये B, ये C, ये तीनों इनके पति हैं। तो यहाँ पे पति के लिए क्या हो जाएगा येंड्री शब्द। ठीक है, येंड्री, और एक से अधिक है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पॉली शब्द, यानी पॉलीयेंड्री। पॉलीयेंड्री, पति के लिए येंड्री और एक से अधिक के लिए पॉली। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जब एक स्त्री कई पुरुष से विवाह करेगी तो उस स्थिति को पॉलीयेंड्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोनोगमी का अन्य दूसरा नाम है। तो देखो मोनोगमी का मतलब क्या होता है, एकल पत्नी विवाह, यही है ना। मोनो मतलब एक, गमी मतलब पत्नी। तो एक पत्नी, तो जैसे मोनोगमी में क्या होता है, एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, चूँकि ये एकल पत्नी विवाह, तो एकल पति विवाह भी तो होगा, क्योंकि इसमें पति भी तो एक ही होते हैं। तो इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मोनो। ठीक है, चूँकि एक के लिए, और इसमें जोर क्या देंगे येंड्री, पति के लिए। ठीक है, जोड़ेंगे ना। उंगली से लिख रहा हूँ तो ये हैंडराइटिंग पे मत जाना, ये कोई पेन से लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे उंगली से लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मोनोयेंड्री, ऑप्शन C। ठीक है, समझ में आ रही है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पॉलीयेंड्री विवाह के कितने प्रकार पाए जाते हैं। जो पॉलीयेंड्री मतलब क्या हो जाएगा, पॉली मतलब एक से अधिक, येंड्री मतलब एक से अधिक जहाँ पति होंगे। ठीक है, यानी बहुपति विवाह।
ये कितने प्रकार के पाए जाएंगे भारत में? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भातृत्व और गैर भातृत्व विवाह किसके 2 प्रकार हैं? इसी के, किसके? पॉलीएंड्री के। अब इसमें क्या है ये देख लो। जैसे कि मान लो एक वोमेन है, ठीक है, ये इसके शादी हुए ए से, बी से, सी से और डी से, ठीक है, इनकी शादी सबसे हुई। अब अगर ये वोमेन जो है ये ए बी सी डी ये चारों से शादी किया। अब देखो अगर ये ए बी सी डी ये चारों भाई हो, ज़रूरी नहीं कि अपने ही भाई हो, अगर चचेरे भाई भी हो, मतलब कजिन भी हो, तब भी उस स्थिति में भी क्या होगा? उस स्थिति में ये भातृत्व पॉलीएंड्री यानी फ्रेटर्निटी पॉलीएंड्री कहा जाएगा। और ये अगर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? गैर भातृत्व विवाह। ठीक है, क्या बोलेंगे? गैर भातृत्व विवाह। यानी अगर ये भाई हैं तो भातृत्व विवाह, अगर ये लोग भाई नहीं हैं आपस में तो गैर भातृत्व विवाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर भातृत्व, यहाँ पे सॉरी भातृत्व होगा, मातृत्व लिख गया। विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? भील में, गोंद में या नायर में? नायर जनजाति में। याद रखना, नायर जनजाति में जो है गैर भातृत्व विवाह यानी क्या है कि अगर मान लो ये नायर की एक औरत है, इसकी 3 शादी, मान लो ए बी और सी, ये तीनों से शादी कर रखी है। अगर एन नायर की कोई एक औरत है तो ये आपस में तीनों क्या होंगे? भाई होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गैर भातृत्व विवाह पाया जाता है, यानी ए कोई अलग होगा, ये तीनों आपस में अजनबी होंगे। इसको मान लो कहीं और से मतलब समझ लो कि ये कहीं और का होगा, ये तीनों एक दूसरे से नहीं जानते होंगे। ठीक है, तीनों से अलग अलग टाइम में ये जो है शादी की होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नायर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? नायर जनजाति जो है केरल से संबंधित है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये लोग नहीं पाए जाते, नाम से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मालाबार विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, अब देख लेते हैं। मालाबार विवाह अधिनियम जो है 1896 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1896 में। किसके लिए? ये भी अभी बताऊंगा। ये नायर जनजाति के लिए ही ये पारित किया गया था, क्योंकि उनके जो विवाह जो होते हैं ना, बड़े अजीब से वहाँ ट्रेडिशन है, तो उसी के लिए पारित किया गया था, विवाह को अस्थायी बनाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन है, आगे हम बात करेंगे उस पर। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संबोधित होगा। देखो, द्रौपदी तो अकेली थी, उनके 5 पांडव के साथ शादी हुआ था, यानी पति कितने? 5। तो सबसे पहले लिखेंगे येंड्री, ठीक है, और पॉली, चूँकि एक से अधिक हैं तो पॉलीएंड्री तो होगा ही। अब किस प्रकार के पॉलीएंड्री? किस प्रकार के पॉलीएंड्री? तो चूँकि आपस में क्या थे, ये 5 भाई थे ना, पांडव आपस में भाई थे ना 5, तो फ्रेटर्निटी पॉलीएंड्री क्या हो जाएगा? फ्रेटर्निटी पॉलीएंड्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, समझ में आया ना पॉलीएंड्री किस प्रकार से? चूँकि 5 पति यानी एक से अधिक तो पॉली, और पति के लिए एंड्री यानी पॉलीएंड्री, और 5 भाई थे इसलिए फ्रेटर्निटी पॉलीएंड्री। हिंदी में बोले तो भातृत्व बहुपतित्व विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किस विद्वान के मुताबिक नायर जनजाति में विवाहित बंधनों को विवाह कहना कठिन है? देखो, अब ये बताएं ना, नायर जनजाति में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो पति आमतौर पे वहाँ से चला जाता है, और बच्चे की देखभाल में वो सक्रिय भागीदारी भी उसकी नहीं होती है। तो इस कारण से जो है ना, एक विद्वान है वेस्टरमार्क, उनके मुताबिक जो है सो नायर जनजाति में विवाहित बंधनों को विवाह कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टरमार्क के अनुसार। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 है। धर्मशास्त्र के अनुसार एक पुरुष पत्नी के बांझ होने पर कितने वर्ष बाद पुनः शादी कर सकता है? अगर मान लो किसी की पत्नी बांझ हो गई, बांझ हो के, वो तो शारीरिक जो मैन्युफैक्चर है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, कुछ लोग तो अगर मान लो किसी की शादी हुई और 10 साल बाद पता चलता है कि वो उनकी पत्नी जो है सो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, तो धर्मशास्त्र के अनुसार 10 वर्ष बाद वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है।
ठीक है। ऐसा धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार एक पुरुष पत्नी द्वारा केवल कन्या संतान पैदा करने पर कितने वर्ष बाद पुनः पुत्र की अभिलाषा में शादी कर सकता है? तो इसमें देखो, इसमें 13 वर्ष, यानी अगर एक व्यक्ति की पत्नी सिर्फ लड़की ही पैदा कर रही है तो धर्मशास्त्र कहता है कि 13 वर्ष बाद वह पुनः शादी कर सकता है पुत्र की अभिलाषा के लिए। तो दोनों में अंतर समझ गए होंगे। एक में अगर पत्नी बांझ है तो 10 साल बाद शादी कर सकता है वह व्यक्ति, और अगर सिर्फ लड़की पैदा कर रही है तो 13 वर्ष बाद वह दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे धर्मशास्त्र के बजाय, ये जो देख रहे हो इस पे ध्यान देना, अगर धर्मशास्त्र के बजाय अगर ये कहे कि मनु के अनुसार ये इस क्या होगा, तो मनु के अनुसार मनु का कहना था कि अगर किसी की पत्नी बांझ है तो वो 2 साल कम कर देना, धर्मशास्त्र के अनुसार जो है ना उससे 2 साल कम कर देना। यानी इसमें बांझ होने पर पत्नी के बांझ होने पर शादी दोबारा कब की जा सकती है? 10 साल बाद ना। तो मनु के अनुसार 8 साल बाद जो है शादी की जा सकती है, और केवल कन्या संतान पैदा करने पर 13 वर्ष बाद की जाती है ना। तो धर्मशास्त्र के अनुसार अगर 13 वर्ष, तो मनु के अनुसार 11 वर्ष के बाद, मनु के अनुसार कुल 11 वर्ष के बाद जो है दूसरी शादी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, बस क्या करना है, धर्मशास्त्र के अनुसार जो है उससे 2 घटा देना है जब भी अगर यहाँ मनु हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले, समझ रहे हो नहीं ये बात? क्या मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्या? आप लोगों की ही डिमांड थी कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराया जाए। ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट में बताना, अगर जो भी दिक्कत आए कमेंट में बताना आप। ठीक है, अगर बोलोगे कि और डिटेल में मतलब धीरे धीरे पढ़ाने के लिए, तो वो भी मैं कर दूंगा। मैं चूँकि पहले बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाया करता था, 10 से 15 क्वेश्चन करवाने में मैं कम से कम 30 मिनट लेता था, लेकिन आप ही लोगों का कहना था कि ये सर बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो तेज़ी से पढ़ाइए। तो अब देखिए मैं 20-21 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार बिना किसी उचित कारण के यदि पुरुष 2 बार विवाह करता है तो वह पाप करता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है? ऐसा कहना है महाभारत का। महाभारत में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष बिना किसी कारण के, यानी उनकी बीवी जो है बांझ भी नहीं है, ना ही सिर्फ लड़कियां पैदा कर रही हैं, तो इस स्थिति में भी अगर व्यभिचार के कारण कोई पुरुष दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है दोबारा, तो ये एक महापाप है, ये ऐसा कहना है महाभारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। विवाह का वह स्वरूप जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला पति के छोटे भाई की पत्नी बन जाती है, ठीक है, या फिर पति के जिंदा रहते हुए भी उसके छोटे भाई से यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार रखती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो एक, वैसे आप समझ ही रहे होगे, एक वुमेन है, ठीक है, इनके हस्बैंड है ए और हस्बैंड के भाई है बी। तो अगर किसी कंडीशंस में ए की मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ए के द्वारा किसी भी प्रकार से इन दोनों के बीच मतभेद हो या प्रत्यक्त कर दिया गया हो तो इस स्थिति में भी इनसे शादी कर सकती हैं ये। इस प्रकार की सब, चूँकि ये इसके कौन लगेंगे? देवर ना। कौन लगेंगे? ये देवर ना। इसीलिए इस विवाह को क्या बोलते हैं? देवर विवाह भी बोलते हैं, और इसी को हम नियोग विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोग विवाह। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेवीरेट विवाह। यानी ये दोनों, देवर विवाह, नियोग विवाह या लेवीरेट विवाह, तीनों इसी को बोलते हैं। ठीक, यानी अगर कोई महिला अपने देवर से शादी कर लेती है तो इसको, स्थिति को क्या बोलते हैं? नियोग विवाह, देवर विवाह या लेवीरेट विवाह। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देवर विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मज़े की बात है कि देवर विवाह का प्रचलन उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, अगर किसी के यहाँ ये प्रथा प्रचलन में हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और साथ ही आप लोग ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, जितने जितने क्वेश्चन जिसके सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरा है हरियाणा। हरियाणा में भी ये प्रथा प्रचलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। एक सेकंड बाकी को मिटा देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। 17 पे चलते हैं। देवर विवाह का प्रचलन हरियाणा के किस जाति में ज़्यादा पाया जाता है?
तो ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय में, इसमें भी नहीं, वैश्य में भी नहीं, किसमें, अहीर, जाट, गुर्जर, इन लोगों में ये प्रचलन सबसे ज़्यादा पाया जाता है देवर विवाह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति के कई पत्नियां होती हैं और वह आपस में बहन होती हैं। तो जिस प्रकार से पॉलीएंड्री में क्या हुआ करते थे, एक से ज़्यादा पति, कई सारे पति एक ही महिला के, तो उसी प्रकार से इसका जो उल्टा है, इसमें एक ही पुरुष के कई सारी पत्नियां होती हैं, जैसे पॉलीगेमी होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का जो होता है। अगर पॉलीगेमी, मान लो कि पॉलीगेमी क्या होगा, एक मेन, और पॉलीगेमी में ही ए बी सी, मान लो कि ये 3 इनकी वाइफ हैं एम की, ठीक है, ये तीनों इनकी वाइफ हैं। ये स्थिति, चूँकि एक पुरुष 3 स्त्रियों से शादी किया है ना, एक ही पुरुष, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी। ठीक है, और चूँकि अगर ये तीनों आपस में बहन हो जाए, पॉलीगेमी में ए बी सी तीनों आपस में बहन हो, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सोरोरेट विवाह या फिर साली विवाह भी, क्योंकि ये दोनों इनकी साली लगेंगी ना, ये 3, अगर ए से शादी हुई तो बी और सी भी इनकी साली हो गई। तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं, साली विवाह। और बहु बहन, चूँकि एक से अधिक बहनों के साथ विवाह, तो इसको हम बहु बहन विवाह भी बोलते हैं। और ओरिजिनल नाम क्या है इसका, सोरोरेट विवाह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, सोरोरेट विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, नागा जनजाति में। हाँ, इसमें भी नागा जनजाति जो है भारत के पूर्वोत्तर इलाके में, नागालैंड वगैरह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, गोंद, बताओ कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है ये जनजाति। गोंद जनजाति उत्तर प्रदेश के नज़दीक ही है, हिंट दे रहा हूँ। बेगा जनजाति में भी पाया जाता है। तो ये इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। गलती से यहाँ 19 लिख गया, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। सोरोरेट विवाह किस प्रकार के विवाह का उदाहरण है। सोरोरेट विवाह में क्या होता है कि लड़कियों की खरीद बिक्री होती है, और लड़कियों की खरीद बिक्री मैंने बताया था किस प्रकार की शादी में होती है, असुर विवाह में, बताया था ना मैंने कल। असुर विवाह में क्या होता है, लड़कियों की खरीद बिक्री, यानी लड़की के जो पिताजी होते हैं वो अपनी पुत्री का जो है सौदा करते हैं, एक तरह से जो ज़्यादा पैसा देता है उसी को अपनी बिटिया सौंप देते हैं। तो बताओ ऐसे लोगों को क्या कहेगा उनका दामाद, ससुर कहेगा या असुर कहेगा, असुर ही कहेगा ना। तो इसी से याद रखना कि ये असुर विवाह है। अगर लड़की के पिताजी लड़की के बदले पैसे लेते हैं तो उनको ससुर नहीं असुर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी से आप याद रख सकते हो असुर विवाह, जहाँ खरीद बिक्री होगी असुर विवाह। क्वेश्चन नंबर 21, मालाबार विवाह अधिनियम किस जनजाति से संबंधित है। ये बता भी चुका हूँ। मालाबार जो कि कहाँ पे है, केरल में। और केरल में कौन सी जनजाति, इसमें नागा वहाँ की जनजाति है नहीं, गोंद भी नहीं है, तो नायर जनजाति ना, नायर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन सब यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और हर दिन 1 से 2 वीडियो मैं लाता रहूँगा, और कम से कम समय में, जैसे ये भी देखो 18 मिनट के अंदर मैंने ये पूरी 21 क्वेश्चंस करा दिया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ना, अब देखो विवाह के प्रकार जो है ये आप लगभग अच्छे से समझ गए होगे, पॉलीगेमी, मोनोगेमी, ठीक है, एंड्री के पॉलीएंड्री। अब बिना समझे हुए आप याद करोगे ना तो बस भूलते हुए जाओगे, अभी पढ़ोगे फिर कल भूल जाओगे। लेकिन अब इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए होगे तो आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे। और अभी क्या करना है आपको, होमवर्क ये है कि आपके पास जो भी मुख्य सेविका का बुक है, जाइए उल्टाइए उसको और देखिए कि जो उसमें थ्योरी दिया है अब वो आपको सब समझ में आ रहा होगा। बस इस टॉपिक से जब मैं ये पूरे टॉपिक ख़त्म कर दूंगा ना, पूरे चैप्टर 2, तो आपको पूरे चैप्टर 2 अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो मैं टॉपिक ख़त्म कराते जा रहा हूँ आप बुक से भी ख़त्म करते चलिए, कुछ भी नहीं बचना है। चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।